हेलो दोस्तों, जोहार। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और खुशी की बात तो ये है कि आप लोग जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुका है। और जेएसएससी सीजीएल जिसकी तैयारी काफी लोग और काफी समय से कर रहे हैं, वो इंतजार का पल अब खत्म हुआ और इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। काफी पहले सिलेबस आया था जिसपे हम लोग डिस्कशन किए थे और अब जाकर के उसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया है। उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे फिल करना है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, 60-40 क्या है, 90-10 क्या है, ये सारी बातें हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। लेकिन आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग और अभी से ही फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है। तो आज और अभी से ही हम लोग उस पल का जो इंतजार था आप लोगों का, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आप लोग काफी समय से मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का निचोड़ निकालने वाले हैं। कहने का मतलब ये है शॉर्ट में कि आप लोग काफी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, काफी अरसे से तैयारी कर रहे थे और अब उस तैयारी का परिफल हम लोग मिल करके निकालेंगे। आप देख सकते हो आज हम लोगों का जो क्लास है वो किस चीज के आधार पे है। आज जो हम लोगों का क्लास है वो स्पेशल क्लास है और ये स्पेशल क्लास अब सिर्फ एक दिनों के लिए नहीं साथियों, ये स्पेशल क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी और सारे सब्जेक्ट के लिए चलेंगे। चाहे आप खोरठा भाषा के हो, चाहे आप नागपुरी भाषा के हो, या तो फिर आपके जितने भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे विषयों के लिए चलने वाला है। और आज हम लोग इस पेपर में छपने वाले सारे प्रश्नों का हल करने वाले हैं। मतलब आज से हमारा तैयारी का जो मुख्य भाग है वो स्टार्ट हो चुका है। कहा जाता है कि आप 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से आप लगातार तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक तैयारी करना, नॉलेज गेन करना अलग बात होता है और मार्क्स स्कोर करना अलग बात होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभार क्या होता है कि लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत नॉलेज आ रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय वो नॉलेज कोई काम नहीं आया और एग्जाम को जो है अच्छे से नहीं निकाल पाए। बट कुछ वैसे भी लोग उसी समय में ऐसे होते हैं जो दिन भर अपना खेल कूद में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से नॉलेज को ग्रास्प नहीं कर रहे, फिर भी एग्जामिनेशन एक बार में क्वालिफाई कर लिए। तो वो जो तरीका है, किस तरीके से हम लोग अपने काम को करें, अपने डेली रूटीन को हम लोग पालन करें और क्या क्या उसमें इंप्लीमेंट करें, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हंसते खेलते सीजीएल जो है निकल जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जेएसएससी सीजीएल का ये भाग, पेपर में छपने वाले प्रश्न, ये एपिसोड लगातार चलता रहेगा, सारे विषय के लिए चलता रहेगा। और आज हम लोग, आप देख सकते हो, 60/60 का टारगेट किए हुए हैं। कहने का मतलब ये है आज हम लोग साइंस का, विज्ञान का कुछ ऐसे प्रश्न उठाने वाले हैं बच्चों, कुछ ऐसे प्रश्न उठाने वाले हैं जिस प्रश्न के माध्यम से हम लोग अपने पेपर में, हम लोग अपने विज्ञान के पेपर में 20 के 20 क्वेश्चन को करेक्ट करने वाले हैं। और इस 20 के 20 क्वेश्चन को करेक्ट करने के बाद उसका परिफल आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सारे सब्जेक्ट का, सारे विषयों का तैयारी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आज का जो टारगेट है उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं। तो जितने भी क्लासेस होंगे, जैसे अगर साइंस में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसके कम से कम 20 क्लासेस होंगे इस तरह का। और हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास में कम से कम आप लिख करके ले लो, हर एक क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आना है। मतलब अगर हम लोग टोटल 20 क्लास कर रहे हैं और प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 400 क्वेश्चन में आपका जो है टोटल 60 आउट ऑफ 60 आ जाना है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और आज का हम लोग जो है मुख्य एपिसोड स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहला क्वेश्चन जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो वो ये है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। ये विज्ञान के उस भाग से लिया गया है जिस भाग में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट का नेम याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पे लगभग आपको 5 से 6 साइंटिस्ट के नेम याद रखने होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है लोथर मेयर। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है इस चैप्टर का जिनका नाम दिया हुआ है। न्यूलैंड्स ये साइंटिस्ट है, मेंडलीव ये साइंटिस्ट है, डोब्रे नाइन ये आपका गलत दिया हुआ है, इनका नाम हो जाएगा डोबे
राइनर, डॉबे राइनर। डॉबे राइनर, ठीक है। एंड इट इज द करेक्ट आंसर, डॉबे राइनर इज द करेक्ट आंसर। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? डॉबे राइनर ने दिया था। ये गलत है। ये साइंटिस्ट मौजूद हैं इस विषय में, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में। ये साइंटिस्ट न्यूलैंड भी मौजूद है, मेंडलिक भी मौजूद है, बट इन्होंने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण नहीं किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डॉबे राइनर ने किया था, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, याद रखना, डॉबे राइनर होता है ना, थोड़ा सा एक एरर है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक के नियम, देखो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जिसको याद रखोगे बच्चों, हमेशा याद रहेगा। त्रिक के नियम को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइड्स। त्रिक के नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइड्स, जिसमें तीन एलिमेंट्स का, तीन तत्वों का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा। पहले और तीसरे का अगर आप मास निकाल लेते हो, अगर उसका मास निकालते हो तो दूसरे वाले के लगभग मास के बराबर होता है। तो मास का एवरेज निकालना है। जैसे मान लीजिए पहले वाले का मास आ गया है 2 यूनिट, तीसरे वाले का मास है मान लीजिए 6 यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों मास को जोड़ दीजिए आप, 2 + 6 कितना हो गया? 8, और उसका एवरेज कर दीजिए। एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भागा करने पे कितना हो गया? 4। तो जो बीच वाला है, बीच वाला जो हम लोग तत्व लेंगे उसका कितना यूनिट हो जाएगा? लगभग 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो ये डॉबर्नियर ट्राइड्स था, जिसमें तीन तत्वों को लेकर के इन्होंने इस नियम को बनाया था। और ये ट्राइड्स भी डॉबर्नियर के द्वारा ही दिया गया था। देखो यहाँ भी स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान दोगे, है ना। तो बट आंसर बी इज करेक्ट, ओके। डॉबे राइनर, ठीक है। स्पेलिंग फिर से याद रखोगे, डॉबे राइनर, क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम। देखो अभी त्रिक नियम समझे थे। त्रिक नियम क्या था? डॉबे राइनर ने दिया था। अष्टक नियम में क्या था? 8 एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाता था। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। आप लोग ऑक्टेव्स का नाम सुने होंगे। ऑक्टेव्स जो धुन होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। ये जो 7 धुन था, इस सातों धुन के आधार पे, और इस सातों धुन के आधार पे अष्टक नियम दिए गए थे। अष्टक नियम में क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 तत्व को लाइन से रखा गया। और जो 8वां तत्व आएगा वो इसी पहले के नीचे आएगा, और दोनों का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये जो है अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? याद रखना, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। और ट्राइड्स, त्रियक नियम किसके द्वारा दिया गया था? डॉबरेनियर के द्वारा दिया गया था। ये 2 हमेशा याद रखना। अष्टक नियम 8 से जहां आया क्या बोलेंगे? न्यूलैंड्स बोलेंगे, न्यूलैंड्स बोलेंगे, ठीक है। और जहां भी त्रियक नियम आया, 3 एलिमेंट्स का नियम आया, क्या बोलेंगे? डॉबे राइनर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? देखो आवर्त सारणी का निर्माण, अभी तक हम लोग किस किस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, किस किस वैज्ञानिक के बारे में पढ़ चुके हैं? एक हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूलैंड के बारे में, जिन्होंने ऑक्टेव्स लॉ दिया था। ऑक्टेव्स लॉ में 8 एलिमेंट वाला, ठीक है। एक हम लोग पढ़ चुके हैं डॉबे राइनर के बारे में, ठीक है। डॉबे राइनर, इन्होंने क्या दिया था? त्रियक नियम दिया था, जिसमें 3 एलिमेंट्स था। और अब हमारा क्या आया है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मतलब सबसे पहला आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो देखो मेंडलीव भी इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन उन्होंने निर्माण नहीं किया था। मोस्ले उस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, कौन है? मोस्ले, ठीक है।
डाल्टन, इनके बारे में भी पढ़ना है, रदरफोर्ड, इनके बारे में भी पढ़ना है। मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से 4 नाम यहाँ आपको दिख रहा है, 2 नाम यहाँ दिख रहा है। यही टोटल 6 वैज्ञानिक के बारे में इस विषय में, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन नाम आपको याद रखना है कि न्यूलैंड्स ने अपना ऑप्टिक्स लॉ दिया था और डॉवर्नियर ने त्रियक नियम दिया था, और सर्वप्रथम आवर्त सारणी का किन्होंने दिया था? मोसले ने दिया था। याद रहेगा? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन में क्या बताया गया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का, ठीक है। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े? सर्वप्रथम आवर्त सारणी का, सर्वप्रथम सबसे पहले मोसले, लेकिन यहां बोला आधुनिक, जो आपका न्यू पीरियोडिक टेबल है, जो नया पीरियोडिक टेबल है आपका, न्यू मतलब नया, आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलो उसको आप, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। यह आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडलीव, मोसले, डाल्टन, रदरफोर्ड। मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव ने सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। अब देखो सबका नाम लाइन से याद रखना, फिर से एक बार याद करो। 8 तत्वों का जो सीरीज बनाया गया था वो ऑक्टेव्स था, वो किसके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के द्वारा। 3 तत्वों का जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया? डॉवर्नियर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी जस्ट एक क्वेश्चन में पढ़े कि सबसे पहले सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने बनाया, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त नियम मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? वो मेंडलीव ने दिया है। याद हो रहा है? एकदम बिल्कुल याद करते चलो, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आ जाता है उन्हीं मेंडलीव का कहानी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण किसके आधार पे किया गया था? किसके आधार पे? जैसे हम लोग किसी भी चीज को सजाते हैं, अरेंज करते हैं, तो किसी चीज के आधार पे उसको अरेंज करते हैं। जैसे अगर आपको किताब रखना है रेक में, तो मैं सबसे पहले रख दिया 12th का किताब रख दिया, फिर 11th का रख दिया, तीसरे रेक में 10th का रख दिया, चौथे रेक में 9th का रख दिया। तो क्लास के आधार पे हमने अरेंज किया। घर पे आप लोग देखे होंगे मम्मी किचन में किस तरीके से डब्बों को रखती है, वो सीरीज में रखती है। सबसे पहले छोटा डब्बों को आगे रखती है, उससे बड़े डब्बों को पीछे, उससे बड़े डब्बों को पीछे। तो उसी तरह से यहाँ पूछा जा रहा है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी का तत्व था वो किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था? तो याद रखिएगा वो किसके द्वारा किया गया था? परमाणु द्रव्यमान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? परमाणु द्रव्यमान के द्वारा। तो आप चलते हैं हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अब देखो इससे पहले हम लोग समझे कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था, मेंडलीव ने जो अपना पहला पीरियोडिक टेबल दिया था, उसका आधार क्या था? तो वो था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। उन्होंने द्रव्यमान के आधार पे अरेंज किया था। अभी मैंने बताया आपको कि मम्मी डब्बा कैसे अरेंज करती है, हम किताब कैसे अरेंज करते हैं, आप लोग अपने घर में चीजों को कैसे अरेंज करते हो। उसी तरीके से मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे चीजों को, तत्वों को रखा था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको किस आधार पर रखा गया है? तो बचपन में लर्न भी करवाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। अब ये सब क्या है? ये सीरीज क्या है? ये सीरीज है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन यही अगर आपसे पूछ दिया जाए, यही आपसे पूछ दिया जाए कि मेंडलीव का किसके आधार पे था, तो आपको द्रव्यमान बताना है। लेकिन अगर जो अभी जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पे है, तो वो हमारा परमाणु संख्या के आधार पे। यही देखिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चंस टफ नहीं है, लेकिन ये एक ही तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कंफ्यूज करते हैं। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका है आपको सीरीज में स्टोरी को क्लियर करना होगा। तो आज का 9वां क्वेश्चन हमारा ये है। 8वां क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों, ग्रुप की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी को आप लोग ना सामने से देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग सामने से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं आता। क्लियर?
ये देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरीके से आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको बोलेंगे, है ना। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार पे है, इसी से आपको अपने आंसर्स मिलेंगे। लेकिन क्या इसको हम लेकर के एग्जाम में जाएंगे? नहीं, ये दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत ही आसान है। ये इस तरीके से जो कॉलम वाइज अरेंज है, ये टोटल हमारे पास 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप्स हैं? 18। और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल अरेंज्ड है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल अरेंज है, ये टोटल कितने हैं? 7 है। तो 7 हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। 7 कितने हैं? पीरियड्स, ठीक है। और 18 क्या है? 18 है ग्रुप्स, है ना। इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझिए। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है ना, आपको मेटल्स को धातु को, है ना, धातु को बायां साइड रखा गया है, बायां साइड। और जैसे जैसे दायां साइड आएंगे तो धीरे धीरे धातु अधातु में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मतलब अधातु हमारा दायां साइड है। दायां साइड क्या है? अधातु है। अब देखो, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है? एक्सेप्शंस होते ही हैं। एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं। इधर हम बोल दिए कि सर धातु होता है। अब बीच में कमेंट करोगे बच्चे कि यहाँ तो हाइड्रोजन है जो कि अधातु है कि नहीं? अधातु है। तो देखो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, बोले तो एक्सेप्शंस होता है, बट यहाँ पे हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बाकी सारे जो हमारे धातु हैं वो हमारे बायां साइड में है और दाहिना साइड में जो है हमारा अधातु है। टोटल इसमें पीरियड्स कितने हैं? 7 है। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं? वो है हमारे 18। तो अभी का क्वेश्चन हमारा क्या है? अभी का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, उसको ध्यान से समझेंगे। तो अभी का क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ग्रुप कितने हैं? तो ग्रुप तो अभी मैंने बताया आपको, ग्रुप कितने हैं? टोटल 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18 ग्रुप है ना। और अब क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की मतलब कितने पीरियड्स हैं? कितने पीरियड्स हैं? अभी मैंने बताया आपको, कमेंट करो जल्दी से, फटाफट अपने आंसर को कमेंट करो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 7, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं 7, ठीक है, 7 है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 7 पीरियड है और टोटल ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित, एक मिनट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। किस आधार पे व्यवस्थित किया गया है? अभी 1-2 एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर मुझे किताब सरियाना होगा तो कैसे सरियाएंगे? पहले 12वां का रख दिए, फिर 11वां का, फिर दूसरे में 10वां का, फिर 9वां का रख दिए, है कि नहीं? मम्मी आपके किचन में बॉटल्स कैसे सरियाती है? पहले छोटा, फिर उससे पीछे बड़ा, फिर उससे पीछे बड़ा। चीजों को ढूंढने में आसान होता है। उसी तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, देखिए यहाँ कुछ बच्चे जो है सीबीएसई बोर्ड के भी है, कुछ बच्चे जैक बोर्ड से भी है, तो इंग्लिश में भी कुछ समझा जाए। हिंदी वाले इंग्लिश समझेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी समझेंगे, बहुत आसानी से क्लियर होगा, है ना। तो जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उसको किस तरह से व्यवस्थित किया गया है? तो उसको घटते हुए परमाणु भार में किया गया। परमाणु भार के आधार पे तो सरियाया ही नहीं गया है। बढ़ते हुए परमाणु भार, तो भार के आधार पे सरियाया ही नहीं गया है, ठीक है। बढ़ते हुए परमाणु आयतन, तो आयतन के आधार पे भी नहीं सरियाया गया। तो बचता है संख्या, परमाणु संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, है ना। तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे किया गया है। अभी बताएं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? बढ़ते एटॉमिक नंबर है। पहला 1, 2, 3, 4 सीरीज में अरेंज किया गया है। मतलब आप इसको समझ लो, इसका एटॉमिक नंबर, जो परमाणु संख्या है, वो रोल नंबर हो गया उसका, ठीक है, उसका रोल नंबर हो गया। मतलब तत्वों का, एलिमेंट्स का रोल नंबर हो गया परमाणु संख्या। उसके आधार पे, बढ़ते हुए आधार पे अरेंज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? अब देखो, सिक्का धातु उसी वर्ग के तत्वों को कहा जाएगा जिससे सिक्का बनता है। अब हमको ये बताओ कि आप लोग हिस्ट्री भी पढ़े हो, ठीक है, आप लोग साइंस भी पढ़ रहे हो, विज्ञान भी पढ़ रहे हो, आप लोग हिस्ट्री भी पढ़े हो, तो सिक्का किन किन चीजों से बनता है? आज के डेट में अगर सिक्के देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लौह का भी मिश्रण होता है कि नहीं? थोड़ा सा आयरन का भी मिश्रण होता है, Fe का, ठीक है। थोड़ा सा उसमें जो है कॉपर का भी मिश्रण होता है, क्लियर, Cu का। और थोड़ा सा बढ़िया अगर सिक्कों में जाए तो सिक्के जो है चांदी के भी बनते हैं, है कि नहीं?
सिक्के जो है सोने के भी बनते हैं। तो ये सारे तत्व आखिर हमारे किस ग्रुप में प्रेजेंट है, किस ग्रुप में प्रेजेंट है, किस वर्ग में प्रेजेंट है तत्वों का सिक्का धातु। तो सिक्का धातु यही सब है, ये सारे किस में प्रेजेंट है, तो ये सब आपको 11th ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, आप देख लो, आपको दिखा देता हूं मैं। आपका जो 11th ग्रुप है, 11th ग्रुप कहने का मतलब टोटल ग्रुप कितने हैं, टोटल ग्रुप है हमारे 18। ठीक है, तो इस 18 ग्रुप में जो 11वां नंबर का ग्रुप है, ये वाला देखो, दिखाई दे रहा है सभी को, सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, वेरी गुड। ये वाला ग्रुप जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये जो 11वां नंबर का ग्रुप है, उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले है हमारा कॉपर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिल्वर, है ना, उसके बाद क्या है, गोल्ड। क्लियर, गोल्ड। अरे मेहनत करो, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करोगे तो सिक्का धातु घर में जमा करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो सिक्का धातु 11वां ग्रुप में ही रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है 11वां ग्रुप में क्या है, 11वां ग्रुप में है सिक्का धातु। सिक्का धातु किससे बनता है, तो कॉपर से बनता है, सिल्वर से बनता है, गोल्ड से बनता है, सब 11वां नंबर पे है। ठीक है, तो 9 2 11 अगर नहीं होना है तो 11वां ग्रुप याद रख लो, सिक्का ग्रुप याद रख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन भी था आपका 11वां नंबर, तो उससे भी याद रख सकते हो, है कि नहीं। 11वां ग्रुप हमारा क्या था, सिक्का धातु था। ठीक है, 12वां क्या है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि शून्य समूह किसको बोलते हैं। शून्य समूह उसको बोलते हैं जो जिस समूह का जो आखिरी नंबर, जो तत्व का आखिरी नंबर होता है वो शून्य होता है। जैसे मान लो हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन का संख्या एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 6 होगा, आखिरी नंबर इसका क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये तो 0 शून्य समूह में नहीं आएगा। अब मान लो हम थोड़ी देर के लिए हीलियम लेते हैं। ठीक है, हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना, 2, तो ये 2 है, आखिरी एडजस्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम मान लो आर्गन लेते हैं, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, मतलब इसका कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे आप तो क्या आएगा, 2 8 10 और 8, मतलब ऑक्टेव्स कंप्लीट हैं। मतलब ना इसको माधव से लेना ना माधव को देना। ठीक है, तो मतलब लास्ट ग्रुप में इसका कितना हो गया, शून्य हो गया। शून्य हो गया मतलब ये शून्य समूह में है। आपको शून्य समूह सामने से भी दिखला देता हूं। ठीक है, जो 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप हमारा, ठीक है, 18th ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप है ना, तो 18 ग्रुप में जो 18वां ग्रुप है वो सब क्या कहलाते हैं, शून्य समूह कहलाते हैं। ठीक है, तो शून्य समूह में हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। निष्क्रिय तत्व इसलिए क्योंकि ना ही ये किसी से कंबाइन करेंगे और ना ही ये किसी से कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब वो एक्सेप्शनल केस है कि जेनन जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कंपाउंड बना देता है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको याद रखना है कि निष्क्रिय तत्व शून्य समूह में रखे गए तत्व उसी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आइए, अब बहुत ही आसान सा सवाल है, सबसे भारी धातु कौन है। माइंड में आता है सबसे भारी धातु कौन है, तो सर हम तो सारे धातु का वजन नहीं किए हैं, टोटल हमारे पास 118 धातु है सर। 118 धातु वजन करना तो दूर सर, हम तो देखे भी नहीं है 118 धातु, आपके सर भी नहीं देखे हैं 118 धातु, क्योंकि 92 धातु जो है वो नेचुरली हम लोग को मिला है, और बचा हुआ जो आपका 26 धातु है वो जो है हम लोग बनाए हैं, मैनमेड है। तो मैनमेड धातु क्या वैज्ञानिक आपको लाके दिखलाते हैं क्या, नहीं दिखलाते हैं। तो वैज्ञानिक बनना है, अगर वैज्ञानिक तक पहुंच बनाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और उस मेहनत को करने के लिए हम लोग को ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सबसे भारी धातु कौन है। भारी हल्का ये सब आसान सब चीज है।
ठीक है। सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम, याद रखना ऑस्मियम, नाम सुन के ही भारी भरकम वजन लग रहा है। क्यों? क्योंकि पारा, सोना, चांदी सब हल्का है इसके सामने। ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी। अब ये मत समझ लेना सबसे महंगा है, महंगा अलग है, महंगा देखो ना इधर दिख रहा है सोना चांदी, ठीक है, लेकिन ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन है? अब देखो भारी को बना दिया हल्की, ठीक है, तो यहां भी है पारा, ऑस्मियम, लिथियम, चांदी। अच्छा इस बार चेंज कर दिया ऑप्शन, लिथियम, याद रखना लिथियम जो है आपका वो सबसे हल्का धातु है ना। और सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखते हैं, लियो, लियो मतलब हल्का से भारी की ओर। पहले हल्का था, खाया, फिर भारी हो गया, मतलब हल्का कौन? लिथियम, और ओ फॉर ऑस्मियम, भारी। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए आप लोग दो सीरीज पढ़ते हैं, एक धातु का सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है, एक अधातु का सीरीज पढ़ते हैं, और इन दोनों में सबसे आसान है याद रखना अधातु का। क्यों? क्योंकि धातु के सीरीज में धातु हमारा टोटल 92 होते हैं, क्लियर। अगर धातु का सीरीज हम बनाएंगे तो 92 एलिमेंट्स को हमको सीरीज में लगाना पड़ेगा। फिर भी हम लोगों को 92 याद नहीं रखना है, 17-18 याद रखना है, वो काफी है। जिसमें से आप कुछ सबसे हाईएस्ट वाला याद रख लो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया पोटेशियम, फिर हो गया सोडियम, फिर हो गया कैल्शियम, और थोड़ा बीच वाला एक दो याद रख लो, लास्ट वाला याद रख लो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। ये सब लेस रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है। लेकिन बात यहाँ पूछा है विद्युत ऋणात्मक का। ऋणात्मक, ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सब धातु है ना। लेकिन ऋणात्मक का बात करेंगे तो ऋणात्मक होता है अधातु। तो अधातु का सबसे आसान है याद रखना। 4 एलिमेंट है, दिमाग में बैठा लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सीरीज है। और ये जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये ऋणात्मक घटते चला जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे ऋणात्मक बढ़ता चला जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर कौन है? क्लोरीन, फिर कौन है? ब्रोमीन, फिर कौन है? आयोडीन। 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन हो गया? यहाँ पे है क्या? फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। दिमाग में बैठ रहा है ना? 4 ही नाम है, उसको याद रखना है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? देखिए आधुनिक मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो उस सारणी के पहले समूह में, पहला समूह में जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसका जो सबसे पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप क्या है? धातु है उसमें, मतलब मेटल्स है कि नहीं? मेटल्स है। लेकिन उसमें बोल रहा है एक ऐसा तत्व मौजूद है जो अधातु है। सब धातु है लेकिन वो अकेला शेर है, ठीक है। सब धातुओं के बीच रह के वो अधातु है। वो कौन है? वो है हाइड्रोजन, सबसे पहला अधातु, ठीक है। हाइड्रोजन जिसका संख्या है 1। कभी भी हम लोग याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जैसे जब पूजा करते हो ना, स्टार्ट किससे होता है? श्री गणेशाय नमः, ठीक है। वैसे ही हम लोग जब पीरियोडिक टेबल, जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो वो किससे शुरुआत होगा? हाइड्रोजन से श्री गणेश करेंगे। किससे श्री गणेश करेंगे? हाइड्रोजन। और वो क्या है? ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? ये तो हम पहले ही बताए थे आप लोगों को कि धातु हमारा रहता है बायां साइड, ठीक है। अधातु हमारा रहता है दायां साइड, ठीक है। तो यहाँ दाहिनी ओर, बाईं ओर, बीच में कोई, ठीक है, दाहिनी ओर, ठीक है। किधर रहता है? दाहिनी ओर। कौन? अधातु। यही अगर हमारा धातु पूछता तो क्या बोलते हैं? बाईं ओर बोलते हैं, है ना। चलिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं, वो कौन होते हैं? अभी बताए थे। नेगेटिव कौन बनाता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऋणात्मक आयन कौन बनाता है? अधातु बनाता है। कौन बनाता है? अधातु बनाता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कौन बनाता है?
धातु बनाता है, ठीक है, मेटल्स बनाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स डोनेट करता है, ठीक है, दान देता है। जो दान देता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है वो ऋणात्मक, ऋण में चला गया। आप किसी से लोगे 100 रुपए तो आप ऋण में चले जाओगे, आपको उसको चुकाना होगा। लेकिन अगर आप किसी को देते हो तो आप एक बहुत ही दानी इंसान हो, मतलब आप एक पॉजिटिव इंसान हो। पॉजिटिव इंसान मतलब पॉजिटिव आयन। आप किसी से ले रहे हो ऋण तो वो हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पूछा है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, वो धातु है या अधातु, या मिश्र धातु या यौगिक? वो अधातु है। क्या है? अधातु है। अधातु है जो लेते हैं और धातु है तो देते हैं। आज का 19वां क्वेश्चन क्या है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होगा? गलनांक मतलब मेल्टिंग। किसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है? तो हमारे 4A ग्रुप में जो मौजूद है, 4A ग्रुप आपको हम दिखलाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कि 4A ग्रुप में हमारा कौन मौजूद है। 4A ग्रुप में हमारा, चलिए देखते हैं कौन मौजूद है। एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहां पे 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1A 2A, 3 हो गया 3B, 4 हो गया 4B, 5 हो गया 5B, 6 हो गया 6B, 7 हो गया 7B, 8, 9 और 10 हो गया 8B, 11 हो गया 1B, 12 हो गया 2B, 13 हो गया 3A, 14 हो गया 4A। इसी की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, 14 की 4A की बात कर रहे थे। इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद है कार्बन, है ना। कार्बन, कार्बन किन किन चीजों, कार्बन से क्या क्या चीज बने हुए हैं? आपके कोल हो गए, कोल प्रोडक्ट्स हो गए, आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। बताओ, अधातु होते हुए भी सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है, वो भी आपका कार्बन से बना है। एक और नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद रहता है, बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन वो भी कार्बन का एक स्वरूप है ना, एक कार्बन का स्वरूप है। 3 कार्बन का स्वरूप है, क्या क्या? ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा हो गया डायमंड और तीसरा हो गया बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। तो ये सब का जो गलनांक होता है बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा क्या है? सिलिकन है, ठीक है, मिश्र धातु, जर्मेनियम, ठीक है, मिश्र धातु, टीन, लीड, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे धातु, ऐसे अधातु और नीचे धातु है, ठीक है, ये आपका अधातु हो गया, कार्बन अधातु हो गया, सिलिकन और जर्मेनियम मिश्र धातु हो गया, ठीक है, और टीन और लीड आपका धातु हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे हमारे तत्व हैं 4A में। 4A कहने का मतलब है कौन से ग्रुप में? 14th ग्रुप में, जो आपके जिनका गलनांक बहुत ही ज्यादा उच्चतम होता है। बच्चों समझना यहाँ पे, देखो, अगर आपने सीरीज में याद किया है, आपको 11वां नंबर याद है, 14वां नंबर याद है, 13वां नंबर याद है, 15वां नंबर याद है, लेकिन जो उसके नीचे का डाटा है 1A 1B 2A 3B 4B 5B 6B, ये डाटा अगर दे देता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना बहुत आसान है। इसका हम एक सीरीज बना देंगे, एक टॉपिक है न्यूमेरिक्स, उससे बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, है ना। और आज का आखिरी सवाल, आवर्त में दाएं से बाएं से दाएं। देखो इसको ना ऐसे याद रखो, बहुत ही आसान है, ठीक है, बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं। मतलब हमको क्या बताना है कि लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के साथ? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, क्या घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, या अपरिवर्तित की तो बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप खुद सोचिए, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर दूसरा बायां से दायां, हीलियम, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो संख्या बढ़ रहा है ना, संख्या बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम बायां से दायां जाएंगे
तो संख्या में क्या होगा, संख्या में बढ़ोतरी होगा। किसकी संख्या में बढ़ोतरी होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रही है बातें। बायां से जब दायां जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो आई होप आप आज के जो 20 क्वेश्चन है आज के आज याद कर लिए। अब इसी तरह का टोटल 400 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा 20 क्लास में। 400 क्वेश्चन आपको दूंगा विज्ञान से, और 400 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो हमारे साथ तो एकदम लिखित ले लो कि 60 आउट ऑफ 60 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको नियमतः सारे वीडियो को अच्छे से देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करना होगा। ऐसा नहीं कि ऑन कर लिए कहीं और ध्यान है, बाद में नंबर कम आएगा, आकर के कमेंट करोगे 4 की आप तो बोले थे कि 60 में 60 आएगा, हमारा तो 20 भी नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि जब भी पढ़ाई हो, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, आप 2 मिनट लेट से ही बैठो, अपना सारा काम करके हमारे पास आकर के वीडियो के माध्यम से बैठो। लेकिन जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो जब तक हमारा पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए, बिल्कुल उठना नहीं है, बिल्कुल ध्यान अकेंद्रित नहीं करना है। ठीक है, और आई होप अगर आप लोग समझ गए हो तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप अगर बढ़ोगे और आपके साथ साथ आपके दोस्त यार भी बढ़ेंगे तो उसको विकास बोलते हैं। और अकेले बढ़ोगे, दोस्तों को छोड़ करके बढ़ोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उससे विकास नहीं होगा। विकास अगर करना है तो साथ में करना है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सारे लोग मिल करके इस 400 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट कीजिए, और टोटल 60 में 60 स्कोर करने का जो हमारा संकल्प है विज्ञान में उसे कंप्लीट कीजिए। आई होप यू ऑल विल गोइंग टू बी स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय जोहार।